अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, एक शादी वाले घर में मेहमानों की नाराज़गी और उन्हें मनाने का सिलसिला जारी है। इसी फैमिली को आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। आइए देखते हैं और इनसे पूछते हैं कि मसला क्या है। जी जनाब, बताइए मसला क्या है और ये बारात लेट क्यों हो रही है इतनी? ओ जी, मसला क्या होना है जनाब, खुशी वाला घर है, खुशी का मौका है। अजीब सा ये रिश्तेदारों ने रटा डाला हुआ है। मेरे बेटे की शादी है जी। अच्छा। हाँ जी, और ये माशाल्लाह असगर साहब मेरे बहनोई हैं। अच्छा, ये जो साथ बैठे हुए हैं, हमने इनको दावत दी है कि आप तशरीफ लाएं जी। मेरी बहन है, मेरे बहन का घर है, मेरे बहनोई लगते हैं। आप तशरीफ लाएं, दावत दी है इनको भी, तो फैमिली आए, जाहिर है सख्की फूफी है बच्चे की। हाँ। ये भी हमारे मेहमान हैं जी। ये दोनों जो हैं ये मेरे हमजुल्फ हैं। हाँ जी। हाँ जी, ये रागब साहब भी और पाजाना दोनों मेरे लगते हैं जी हमजुल्फ। ये भी तशरीफ लाए हैं। ये बेटी है हमारी, ये रागब साहब की बेटी है। हाँ। सारे कैलकुलेट करके मैंने लड़की वालों को बताया जी कि हम 60 लोग आएंगे। बच्ची वालों की इज्जत को देखना चाहिए। हाँ जी। अब मैं 60 से ज्यादा नहीं लेके जाना चाहता, मगर असगर भाई ने लड़ाई और फुल नाराजगी शुरू की हुई है जी कि मेरे साथ जो आए हैं वो मेहमान है मेरे, मैं सबको साथ लेके जाऊं। ओ पाजी, मैं कैसे ना लेके जाऊं इनको? फरीद साहब ये मेरे बनवाई हैं। अच्छा। हाँ जी, एहसन साहब बहरीन से आए हैं। उनके माशाल्लाह 9 बच्चे हैं जी, 2 बीवियां इनकी। ओह। फरीद साहब बरादरी में सबसे पहले ये मुल्क से बाहर गए थे बहरीन। 18 साल के थे। जिंदगी में एक छुट्टी नहीं की। अच्छा, पहली दफा जिंदगी में छुट्टी की है इन्होंने। बहरीन से आए हैं हमारे घर। अच्छा। अब मैं क्या कहूं कि आप घर में बैठे और मैं बारात में जा रहा हूं। हाय। ओहो असगर भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि आप उनको घर छोड़ आते। बिस्मिल्लाह, हमारे घर आए हैं, आपके बहनोई हैं तो हमारे भी बहनोई हैं। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि वो हमारी तरफ ही रहें। हाँ। कल वलीमा है, आके वलीमा एंजॉय करें, अटेंड करें। अपने घर में बेशक छज बजाएं या छाननी, कोई ऐसी बात नहीं। ओ जनाब, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं जाते, घर रह लेते हैं। और नहीं भाईजान, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। पापा जी, आप क्यों टेंशन ले रहे? आप इन्हें ले जाए, हमें ना लेके जाए। हमने वहां जाकर जो लाड़े के सर पे वेले रखनी है वो हम घर में रख लेंगे। क्यों ना जाए राघव भाई? पाप बग्गे ने कहा है मेरा जाना बहुत जरूरी है उधर, और मैं बड़ा हूँ। मेरी उधर उन्होंने मिलनी करवा लेनी है, और मिलनी में लड़की वालों ने मुझे खेस देना है। आगे सर्दियां आ रही, क्यों मेरा खेस मिस करवा रहे हैं आप? आप जरा देखें ना कि किस तरह की बातें हो रही हैं। इज्जत बेइज्जती का मसला बना हुआ है। हाय। मैं इनको भी इज्जत दे रहा हूँ, मैं इनको भी ऑनर दे रहा हूँ, मैं सर माथे पे बिठा रहा हूँ, मगर वो खामखा नाराज हो रहे हैं। और भाई कौन सी इज्जत दी है हमको? फरीद साहब, इन्होंने पहले हाथों में कार्ड ही नहीं भेजा शादी का, मैसेज कर दिया, फिर फोन पे कहा कि आपके भतीजे की शादी है फलां तारीख को, वो आना हो तो आ सको तो आ जाना। ये बात है कोई? ओ यार, मैंने तो ये कहा था कि वक्त निकाल के आना। आपने कहा जी मैं मसरूफ बहुत हूँ, ये वो। मैंने कहा यार ना करो इस तरह, को ऐसा करो, चारा हो सके तो जरूर आना। हाँ, सही। अब मैं और क्या कहूँ जी, मुझे बताएं। बहरहाल मैं अपनी बीवी की वजह से आया हूँ, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं थी ऐसी। असगर साहब क्यों नाराज हो रहे हैं आप? आपने क्यों उन्हें मुश्किल में डाल रखा है? उन्होंने लड़की वालों को कहा है कि 60 लोग वो लेकर आएंगे। आपकी फैमिली को उन्होंने इनविटेशन दी, आप आ गए, आप साथ में अपने बहनोई की फैमिली को भी लेकर आ गए। आप समझने की कोशिश करें, वलीमा अटेंड कर लीजिए। क्यों इज्जत और बेइज्जती का मामला आपने बना रखा है? फरीद साहब ऐसे भी मशहूर है, बड़ी फैमिली, बड़ी फैमिली। ये देखें मेरे, इनके जो 9 बच्चे हैं सब इनसे कद से छोटे हैं। एक भी बड़ा हो, जो चोर की सजा हमारी सजा। देखें एक गाड़ी में आ जाते हैं सारे, एक गाड़ी में आ जाते हैं। ओ यार, गाड़ियों का मसला नहीं है भाई साहब, खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करें। तादाद का मसला है। अब मैं उनको 60 बंदे बता बैठा हुआ हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इनको गाड़ी में ले जा नहीं सकते। मुझे पता है माशाल्लाह एक गाड़ी में सारी फैमिली आ जाती है। अभी जब एयरपोर्ट से हमारे घर पहुंचे हैं तो जो भाई साहब में बैठे हुए परे, सारी फैमिली एक ही गाड़ी में बैठी हुई थी, बल्कि भाई साहब डिग्गी में बैठे हुए थे। जब हमारे घर पहुंचे हैं तो इन्होंने डिग्गी खुद ऊंची करके सलाम दुआ की है। देखा,
आप क्यों डिग्गी में बैठे? अब बरादरी मेने दे रही है हमें। असगर ये बात नहीं है, मैं खुद नहीं बैठा था डिग्गी में, वो तुम्हारी बहन ने कहा यार तुम सबसे छोटे हो, जाओ डिग्गी में बैठो। आज तक बहन मेरी की इन्होंने बात नहीं टाली, मैं कैसे छोड़ के जाऊं इनको? अंकल आप टेंशन ना लें, आप तो पहले ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। अब्बू मैं तो कहती हूँ कि हम नहीं जाते हैं। बेटे मैं तो पहले कह रहा हूँ नहीं जाते, ये चले जाए, रौला कार है। यार क्यों नहीं जाते? 4 दिन हो गए मैंने खाना छोड़ा हुआ कि शादी पे जाके मैं खाना खाऊंगा। आप मेरा खाना भी मिस करवा रहे हैं। अब्बाई ये खानदान की लड़ाई बढ़ती जा रही है, आप मुझे रहने दें, इनको ले जाएं बारात पे। वो काकी, वो मेरा मतलब है काका, पाजी और को तुम्हारी शादी पे जाने का इतना शौक नहीं है। फरीद साहब ये 15 साल बाद आए हैं, ये तो यहाँ की हमारी अपनी जो रस्में शादी पे होती है वही भूल गए हैं। मैं कैसे छोड़ जाऊं इनको? असगर भाई साथ ले जाना जरूरी नहीं है, बाद में शादी की वीडियो दिखा देना इनको। तो भाई तुम देख लेना बाद में फिल्म, ना तुम कोई शादी छोड़ते हो ना कोई न्याज छोड़ते हो। पग्गा जी ये देख लो, ताने मार रहे, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह तो आया। अभी तो तुम कह रहे थे मैं मिलनी के खेस की वजह से आया हूँ, सर्दियां आ रही हैं। यार मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप लोग किन छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ लें, यानी इज्जत और बेइज्जती का इनकी आपको कोई ख्याल ही नहीं है। आप लोग किस बात के इनके रिश्तेदार हैं? और जनाब इन्होंने कौन सी हमारी इज्जत का ख्याल किया है? 4थे फ्लोर पे कमरे दिए हमें, भाईजान तो सीढ़ियों से गिरे भी हैं। 4थे फ्लोर से रिड़े हैं मेरे भाईजान, आखिरी फ्लोर तक आए हैं। वो तो किस्मत अच्छी थी, वहां लोटा पड़ा था उसको हाथ पड़ गया, वरना तो इन्होंने बेसमेंट में जाना था। क्या पूछते हैं आप? मुझे तो रोना आता है जब भाईजान गिरे तो पाई जाने के बच्चे ने शोर मचाया, कोडू डिग पिया, कोडू डिग पिया, कोडू डिग पिया। यार खुदा के वास्ते आप क्यों बच्चों की बातों के पीछे लग रहे हैं? देखें फरीद साहब, जो जो आया है वो कमरों में घुसता रहा है, हमने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं है। जी हाँ, मुझे भी पता है यार, आप मेरे बहनोई हैं, मेरी बहन का घर है। जब ये लोग आए हैं नीचे, ये लोग पहले आ गए थे, ये उस कमरे में चले गए, पहले फ्लोर पे चले गए, वो दूसरे पे चले गए, अब तीसरे फ्लोर पे सामान पड़ा हुआ था, ये जाके 4थे में फिट हो गए। इसमें कौन सी यार नाराजगी वाली बात? बिल्कुल सही बात। फूफा जी आपकी मेहरबानी है, रफड़ ना डालें। अब्बा जी अगर यही रफड़ डाला तो मैंने चूहे मार गोलियां खा लेनी है। ना बेटा तुम क्यों खाओ चूहे मार गोलियां, तुम्हें सूट कर जाएंगी। ओ बेटा तुम बच्चे हो हमारे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे, अल्लाह तुम्हें खुशियां दे, तुम्हारा कसूर कोई नहीं है, कसूर तो बड़ों का है। फरीद साहब क्या बताऊं आपको, मैंने ऊपर से खुद झांक के देखा है, पहले फ्लोर पे चाय के साथ बाकरखानियां जा रही हैं, सुर्ख सुर्ख बाकरखानियां, और हमें 4थे फ्लोर पे सलाबे हुए रस दे दिए। अब सलाबे हुए रस को क्या डुबोए हम? और खास बात बताऊं, चाय भी ठंडी थी, बिल्कुल पानी की तरह चाय थी। और ना असगर बेटा नाराज नहीं होते, कोई बात नहीं। ओ भाईजान तुम ते कोई फर्क नहीं पैंदा, तुझ ते बचे हुए रस छापर च पा के बैग च रख ले सी, मैं सलाबे हुए रस नहीं खा सकता, मैं इस घर दा भरवैया। असगर भाई नाराज ना हो, और पाप बग्गा जी इसको आधा किलो बाकरखाने मंगवा दो, और चलो बारात पे चलते हैं। वैसे अंकल आप गुस्सा ना करें, मैंने खुद ऊपर नाश्ता पहुंचाया, मुझे खाला ने बोला था कि नाश्ता ऊपर भेज दो, जो हम लोगों ने नीचे चाय रस खाए वही आप लोगों को ऊपर चाय रस दिए। ओ बेटा तुम्हारा क्या मतलब कि मैं बाकरखानी को पहचानता नहीं? 13 साल मैंने तंदूर पे खड़े होकर बाकरखानी लगाई हैं, और मुझे पता है वो कब सुर्ख होती है और कब उतारना उसको। हाय हाय की बदनसीबी है इस खानदान दी, उथे गोश्त उड़ीकन दिया, ये बाकरखानियां तो लड़न डे। यार मैं तो आप सब लोगों की बातों पर हैरान हो रहा हूं। यकीन जानिए कि जिस शादी वाले घर में इस तरह की लड़ाई होती है, ये छोटी छोटी बातों पर तू तू मैं होती है, इज्जत बेइज्जती का मसला होता है, वहां सबसे बड़ा जो स्टेक, जो सबसे ज्यादा इज्जत दाव पर लगी होती है, वो उस शख्स की लगी होती है जिसके घर की ये तकरीब होती है। अब आप देखिए कि लड़की वाले वहां पर उनकी भी इज्जत बेइज्जती का मसला है, वो वहां इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ अपनी ख्वाहिशात से ये बाहर नहीं निकल रहे, यहाँ अपनी अना से ये लोग बाहर नहीं निकल रहे। भाई साहब ना कोई हमारी ख्वाहिश है, ना कोई अना है, ना कोई लालच है, ना कोई लड़ाई है, हमें तो ये असगर ले आया है। ओ भाईजान अगर असगर आपको लेके आया ना तो आपकी कंड नहीं लगने देगा, असगर आपको बारात पे लेके जाएगा। मुझे पता है वो शादियों पे वो गोल पंगूड़ा भी आता है, मैंने उसके ऊपर आपको बिठा के छोड़ना है।
मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਗੂੜੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੌਲ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। वैसे जाना साहब, कभी आपको चावल ठंडे याद आ रहे हैं, कभी गोश्त याद आ रहा है, कभी आपको खेस याद आ रहा है। तो ज्यादा सलामी पानी दे 500 रुपया, मैं तो कहना 1000 मेरे को है ते घर ही रहो। अब्बा जी अगर यही रफड़ रहने हैं ना, वो सेबे वाली बम्ब की जगह थोड़े से पैसे और डाल के सुचल बम्ब चलवा देना, तो जान तो छूटे ऐसे रिश्तेदार और बरादरी से। मिन्नतें सुबह की फरीद साहब इन लोगों को कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते ये छोटी छोटी बातें छोड़ दें यार। हाँ। आप मेरी इज्जत के लिए आए हुए हैं तो जी फिर हाँ। मेरी इज्जत का तो ख्याल करें। दुरुस्त बात है। ताने दे रहे हैं, हाँ। ये जो चौथे फ्लोर का गिला कर रहे हैं, हाँ। आप चल के इनके कमरे की हालत देख लें, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे सर्कस का सामान उतार के रखा है। सुन रहे हो असगर, सुने, हमें सर्कस वाला बना दिया। वो नहीं भाईजान, आपको नहीं कहा, मुझे कहा है। मैंने 2 साल बंदर के बच्चे भी बेचे हैं ना। मसला सिर्फ इतना है फरीद साहब कि ये सोच रहे हैं मैं ससुराल वालों को इज्जत दे रहा हूँ, ससुराल वाले सोच रहे हैं कि अपनी बहन का इनको ख्याल है सिर्फ। आप तो सैंडविच बन गए। देखिए मैं सिर्फ असूल की बात कर रहा हूँ कि भाई आगे मैंने 60 बंदों का कहा हुआ है, खुदा के वास्ते जो मर्जी मेरे साथ चल पड़े मगर 60 से ज्यादा ना जाएं। बिल्कुल सही। 18 बंदे मैं कैसे यार ऊपर ले जाऊं? हाँ। वो क्या हो गया भाई, 18 बंदे तो बैंड बाजे वाले भी हो जाते हैं। ओ। इतनी आपको शर्मिंदगी हो रही है लड़की वालों से, तो हम बैंड वाली वर्दी पहन लेते हैं। भाजी बैंड वाली वर्दी। ओ भतीजे तुम चुप करो, 3 साल मैंने बैंड भी बजाया है। टू मच। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मैं अपने पाकिस्तान को सर्व करूं, अपने पाकिस्तान की खिदमत करूं। और आपने देखा कि मैं फौरन बाहर निकल आया हूं, सिर्फ उतनी देर ही अंदर बैठा हूं जितनी देर मैंने रूट कनाल कराई हुई थी। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं हाल ही में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने वाले सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, और मुबारक हो नई पार्टी ज्वाइन करने पर। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, ऐसा नहीं है पार्टी ज्वाइन। देखें, ये तो अब सोशल मीडिया है, मुख्तलिफ बातें जो हैं वो गर्दिश करनी शुरू हो जाती हैं। कोई ये नहीं देखता, कोई रिसर्च नहीं करता, कोई ये छानबीन नहीं करता कि बंदा क्या कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है। हर कोई अपना अपना रिजल्ट निकाल रहा है, हर कोई अपनी अपनी ओपिनियन दे रहा है। तो फरीद साहब, बात ये है कि मैंने ना तो कोई सियासत से किनारा कशी की थी, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं सियासत से दूर इतनी देर इसलिए रहा हूं कि मैंने दांत की रूट कनाल कराई हुई थी। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें भी याद है, लोगों को भी याद है, लेकिन अब आप जबकि मंजर आम पर आए हैं तो आपने उन्हीं अपने पुराने लोगों से हाथ मिला लिया। हाँ। ओहो, आप फिर मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरे लोग भी उधर ही हैं, मैं भी उधर ही हूँ। मैं कोई किनारा कशी नहीं की मैंने, और ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं को घबरा गया या डर गया। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने बिल्कुल ठीक की थी। वो तो आप सब लोग जानते हैं कि 9 मई के हवाले से कुछ अच्छा नहीं था हुआ। वो मैं भी उनमें शामिल हूँ जिसने एहतजाज किया, जो चीखा कि भाई ये सारा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद एकदम गायब होने का मैंने आपको बता दिया है। वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने एक दांत की रूट कनाल कराई। ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, मगर आपने जो पार्टी ज्वाइन की है उसमें वही सारे लोग हैं जो आपकी पहले वाली पार्टी में। ओहो, मैं रूट कनाल का बता रहा हूँ, आप गलत रूट ले रहे हैं। चौधरी साहब, रूट कनाल एक दांत की इतना अरसा, ये कोई पल सफाई थी जिसमें इतनी देर लगी है? रूट कनाल कराई है। असल में कीड़ा जो था ना जी, आप तो माशाल्लाह कीड़े को समझते हैं। वो कीड़ा लग गया हुआ था और उसने वो दांत का खाना खराब किया हुआ था। फिर डॉक्टर साहब बड़े प्यारे, बड़े अच्छे मिल गए। अच्छा। उन्होंने फिर मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि चोपी पली। मेरा मतलब है कि उन्होंने कहा कि आप रूट कनाल करवा लें। ओहो चौधरी साहब, वो फरीद साहब सियासत की बात कर रहे हैं, आप इलाज कराई जा रहे हैं। देखें, अगर कोई तकलीफ होती है किसी इंसान को तो उसने इलाज तो कराना ही होता है गौरी साहब। बिल्कुल, ये तो नहीं होता ना कि इलाज ना बंदा कराए। तो इलाज तो अब हर दूसरे दिन किसी ना किसी का हो रहा है। मेरा मतलब है कि
हर दूसरे दिन कोई ना कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसका ये मतलब नहीं होता कि किसी ने मजबूरन कोई छोड़ दी सियासत या कुछ। बात सिर्फ इतनी ही है कि मैंने दांत की रूट कनाल कराई। जी हाँ, जी हाँ। और आप ही के बहुत सारे साथी रूट कनाल करा के उस रूट की तरफ गामजन हो गए हैं जिस तरफ आप चल पड़े। देखिए, मैं अब इस पे ज्यादा बहस नहीं करूंगा, चूंकि मुल्क की हालात बड़े अजीब हुए हुए हैं। जाहिर है मैं इस मुल्क का फर्द हूँ, पाकिस्तानी हूँ और मैं प्यार करता हूँ अपने वतन के साथ। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि बोलना जो है वो ठीक नहीं है। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि आपने रूट कनाल कराई। हाँ, तभी आप ट्विटर के ऊपर आजकल खेलों से मुतालिक ज्यादा ट्वीट्स कर रहे हैं। फरीद साहब, ट्वीट तो हाथों से करनी होती है ना, ट्वीट को कौन सी दंदी काटनी होती है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए, वो जो ट्वीट की आप बात कर रहे हैं वो तो मैं फिर जल बुन के करता हूँ। तो करनी पड़ती है, दिल की भड़ास अब बंदा कहाँ निकाले। आप देखें मुल्क की हालात कितना नीचे आ गए हैं, हर चीज का मायार नीचे चला गया है। इवन क्रिकेट का मायार देखे कितना नीचे चला गया। लोग कितने परेशान हैं, मैं हैरान हूं। मैं तो खेलते हुए देख रहा था, इतने टिल्ला टिल्ला खेल रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि सारी टीम ने रूट कनाल कराई हुई है। जितना आपका इंटरेस्ट इस वक्त खेलों से मुतालिक ट्वीट पर है, ऐसा हमें लग रहा है कि अगली वजारत आपने खेलों की ले लेनी है। देखें, बात ये है कि वजारत का ना कोई शौक है ना कोई ऐसा कभी कोशिश की है। अगर वजारत कभी मिली है तो हुक्मरानों ने खुद दी है कि भाई ये इस शोबे को संभालो। और आप सब जानते हैं, सारे पाकिस्तानी भाई मेरे दोस्त, आप साफी हजरात जानते हैं कि अल्लाह के फजल से जिस वजारत को भी हाथ डाला है उसको अल्लाह के फजल से बामे और रूज पे पहुंचाया। वाह जी वाह। इतला तो नशरियात की जब वजारत मिली है तो आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अल्लाह के फजल से किस कदर अच्छे तरीके से अपनी हुकूमत की तर्जुमानी की। और अल्लाह के फजल से हर हुकूमत की तर्जुमानी की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया उसके अंदर। भैया आप सब जानते तगड़े अंदाज से आपने वजारत को चलाया। जी जी जी, उसमें भी यही था कि मैंने रूट कनाल नहीं थी कराई। तो चौधरी साहब केस खत्म हो गए सारे, आप तो नहीं पुलिस पकड़ेगी आपको? देखें, ये तो अल्लाह करे इन लोगों को ये समझ आ जाए कि जो लोग काम वाले हैं और जो सिर्फ काम करते हैं, सियासत नहीं करते, उनको ये काम करने दें। मैं तो ये समझता हूं कि मैंने कभी आज तक ना सियासत की है, ना मुझे कोई शौक है हुक्मरानी में आने का, हुकूमत में आने का। अच्छा। मैं तो सिर्फ अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए बाहर निकलता हूँ। मैं कहता हूँ जितना मेरे पास वक्त है मैं अपने पाकिस्तान को सर्व करूँ, अपने पाकिस्तान की खिदमत करूँ। और आपने देखा है कि मैं फौरन बाहर निकल आया हूँ, सिर्फ उतनी देर ही अंदर बैठा हूँ जितनी देर मैंने रूट कनाल कराई हुई थी। सही कह रहे हैं फवाद साहब, लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि आपने पै दर पै मुख्तलिफ सियासी जमातों में, कभी एक सियासी जमात, कभी दूसरी सियासी जमात, कभी तीसरी सियासी जमात। देखिए, सियासत में भी रूट कनाल जरूरी होती है। ये जो छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं ना जी, ये करवा लेने से बंदा बड़े ऑपरेशन से बच जाता है। वैसे फवाद चौधरी साहब, निगरान वजीर आजम काकड़ साहब की हर ट्वीट को आप रीट्वीट करते हैं आजकल, खैर तो है? देखिए, बात ये है कि जो निगरान वजीर आजम हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, बड़े अच्छे बड़े प्यारे इंसान हैं, बड़ी अच्छी तबीयत है उनकी और बड़े मेहनती बंदे हैं, बड़े विजनरी आदमी हैं। अच्छा। वो मुल्क के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। ये अलहदा बात है कि उनसे ना भाग हो रही है ना दौड़ हो रही है। सारे मुल्क की हालत ये है। मुल्क देखे ना किस नहज पे पहुंचा दिया इन लोगों ने कि ऐसे मुझे लग रहा है कि सारे मुल्क के अंदर ही रूट कनाल हुई है। तो फरीद साहब, इस वक्त हालत ही इस तरह की है। जिन्होंने तो माउथ वाश इस्तेमाल कर लिया है वो तो लगे हुए हैं काम करने, बाकी जिनकी रूट कनाल हो गई है वो चुप करके बैठे हुए हैं। वो तो खैर फवाद चौधरी साहब आपकी पार्टी के लिए शायद हुई भी हो, मगर मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून तो बड़े सियासत में सरगर्म है इस वक्त। देखिए, आप भी सारे समझते हैं कि किस तरह वो आगे जा रहे हैं और किस तरह उनको आगे लाया जा रहा है।
मैं तो हैरान हूं किस तरह उनके मुकदमे खत्म हो रहे हैं। ऐसे लगता है कि मुल्क का जो कानून है उसका काफ खत्म हो चुका है और सिर्फ नून ही रह गई हुई है। फवाद साहब, आप ये जो काफ गायब कर रहे हैं, ये काफ लीग वाला है? नहीं, देखिए, किसी को भी नहीं छेड़ना चाहिए, हर डॉक्टर से सलाम दुआ रखनी चाहिए, कहीं से भी रूट कनाल करानी पड़ जाती है। देखिए, काफ लीग वाले भी अपने हैं। मैं तो फिर कहूंगा कि खुदारा इस वक्त सिर्फ मुल्क का सोचें। अच्छा, इस वक्त सारे सिर्फ ये सोचें कि मिल बैठ के कुछ ऐसा किया जाए, कोई ऐसा लाहे अमल इख्तियार किया जाए जी कि रूट कनाल न करानी पड़े। फवाद साहब, जिस तवातुर के साथ आप रूट कनाल का तस्करा कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं आपने डेंटिस्ट्री का कोर्स तो नहीं कर लिया है? नहीं, ये बात नहीं होती कि आप कोर्स से ही कुछ सीखें। आपकी रूट कनाल भी हो तो आप समझ जाते हैं रूट कनाल हो गई है। बड़ा दुख होता है जी रूट कनाल का। ये गोगा जी की बेगम ने इनसे रूट के तो कनाल में छलांग लगा दी थी। फवाद साहब, आइंदा इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ को आप जीतता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार देना जो है ये पाकिस्तान की मईशत, सियासत, समाज की तबाही है। भाई आप देखें, वो एक गैर मकबूल लीडर हैं इस वक्त, आप उनको क्यों इक़्तिदार देना चाह रहे हैं? आप उन लोगों को क्यों नहीं आगे ला रहे, उनको क्यों नहीं इक़्तिदार दे रहे जिनकी आपने रूट कनाल की है? मगर फवाद साहब, फैसला तो आवाम करेंगे, वोट डलेगा, वोट का जो नतीजा आएगा उसके मुताबिक जिसने वजीर आजम बनना होगा वो बन जाएगा। हाँ जी। नहीं तो आवाम को बताएं ना हमारी रूट कनाल हो गई है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कड़े कट बोर्ड के अफसर लगे हुए हो, इसीलिए बोर्ड का सत्यानाश हुआ है। बैठ जाओ, झगड़ा हो जाएगा, बैठ जाओ। वो गाना सुना हुआ है, कौन सा? तेनों कोड़ी किन्ने चाड़िया पूतनी से। बैठ जाओ। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे दरमियान मौजूद है हमारा हर दिल अजीज फीका और उसका दोस्त छाना। और फीके, क्या हाल है? कामकाज कैसा चल रहा है? उनके गाड़ी में मैच लगा हुआ है कड़ी कट का। और बात कर रहे हैं, तुम्हें मैच की फिक्र पड़ी हुई है? मैं तो नहीं अब देखता मैच। क्यों? बहुत टेंशन होती है मुझे। फिर मुझे मलकोड़ी कहते हैं कि बंदा बन, तू अपना काम करया कर, ना वेख्या कर मैच। फिर मुंह सजा के लगा फिरना है। खून सड़ता है जी, खून सड़ता है। ठीक है, आजकल सीजन है, हर घर में मैच देखा जा रहा है। मुझसे नहीं अब देखा जाता। रोजी हाड़ो, रोजी हाड़ो, रोजी हाड़ो। यार, उससे क्या फर्क पड़ता है? मलकों ने अपने डेरे के ऊपर बहुत बड़ा टीवी लगाया था कि सारा मोहल्ला मैच देखेगा। अच्छा। साथ उनके बंदे चावा भी पिया रहे थे। तमाम पूरा जो हाड़िया ना ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया ने भी जब हमें फैंटी लगाई है तब मलकों ने कहते ने चुको टीवी के अंदर रखो। जेड़े बंदे चाह पी रहे सन अपने बंदे नु कहते ने कोई ना जाती तो चाह चलो दौड़ो। लगता है आजकल तुमने अपना काम काज छोड़ा हुआ है और अपना सारा वक्त मैच देखने पर लगा रहे हो। मैं कल्ला लगा हुआ हूँ, सारी कौम ही लगी हुई है। मलकों ने कहते ने इत्थे पहले बीमारियां घट ने जेड़ा उतों कड़ी कट हाड़ी जांदे ने। वो पड़ से साउथ अफ्रीका से भी हार गए। साउथ अफ्रीका यार छोड़ो, भाई कहना हुआ है। कोई बात नहीं फिकर, टेंशन न लो, हार के आगे ही जीत है। लो तो मैं क्या पता है मोटे कड़ी कट का। वह जुल्फी मुझे बता रहा था, इसने कड़ी कट शुरू की, बैट और विकेटें लेके आया। ते पहले गेंद ते आउट हो गया, ते विकेटा चूल्हे च बाल के तेने हांडी पका ली। मुझे ना बताओ कड़ी कट का। मैं बहुत खेलता था कड़ी कट। जब पुराने महल्ले में हम रहते थे ना तो मुझे मेडल 2 शतुदड़
जई डब्बा कहते थे। क्रिकेट टीम में क्यों नहीं चले गए फिर तुम? ये दिमाग में गेंद लगी ना तो ये फिर यूं ही हो गया। नहीं, मैंने शॉट मारी थी उस वक्त ते खाजे होना दा रोशनदान टूट गया सी। फिर खाजा छाप दिया बेले मैनू पैंट लाई। वाह जी वाह, खेडना रबड़ दी बाल दे नाल ते कहना सही रबास। अच्छा गुल्ली डंडे। अभी फिर मलकोना ने भी क्रिकेट बंद कर दिया। तो हाजी साहब ने भी फैक्ट्री में दफ्तर में कह दिया अपने मैनेजर को, कहते ने हाल चो लाओ टीवी, मशीना सीधियां काट के काम चलान अपना, छड़ के बैठे होते हैं टीवी अगे। ये तो इसलिए कहता है कि क्रिकेट देखते जाओ। ये क्रिकेट पे पैसे लगाता है। झूठ ना बोल उनके सामने। यार छाने, तुम पैसे लगाते हो क्रिकेट पे? और नहीं, बस एक दफा ऐसी 8,000 रुपया इसको फैक्ट्री से मिला था। तो उधर ही फोरमैन है ना शफीक, उसने इसे कहा तो कहता कि तू 8,000 दे ते तेनू फिर नाल 80,000 मिलेगा जदों पाकिस्तान जीतेगा। ते वो अफगानिस्तान जीत गया ते 8,000 दा गया। 8,000 दा कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है यार। क्रिकेट पे तुम पैसा लगा रहे हो, जुआ खेल रहे हो। देखो ना, दोस्त नहीं दुश्मन हो तुम। मैं ही तो तुम्हें कहता हूँ कि ना खेलो जुआ। शफीक तो तुम्हें कहता है कि कोई गल नहीं, अगली आड़ी जीत जाएगा। ते कहता ठीक है, इन्हें फिर फैक्ट्री 8,000 लैके शफीक फोरमैन नू देना ये फिर हार जाने। हमारी क्रिकेट टीम पता है क्यों हारती है? इसको हटाने के लिए। इतने पैसे लाएगा कहाँ से? कर्ज पे कर्ज चढ़ा रहा है लेके फैक्ट्री से। अभी इसने गार्ड भी नहीं बताया हुआ, तो इसके जब अब्बे को पता चलने ना तो चाचा इन्हू बड़ा मार दे। चाचा मुझे तो नहीं कुछ कहता। चाचा कहता तुम अच्छे लड़के हो, तुम मेहनत करते हो, मेरा मुंडा ही अवाड़ा गड़ दे। कहते हो तेरे नाल फिरदा तू ओनू समझांदा नहीं। मैं कहा मेरे नाल ते फिरदा तुहाडे नाल रहंदा है, तुसी नहीं ओनू समझांदे। ओ जाहिलो, तुम लोगों को ये नहीं पता कि सियाने लोग कहते हैं जुआ किसी का ना हुआ। बड़ा मकाड़ा जाहिल के लुक गया है। तो तुम बड़े अंग्रेजी का प्रोफेसर हो। क्रिकेट का अफसर हूं मैं। तुम क्रिकेट के अफसर हो। ठीक है, बैठ जाओ आराम से। जब बारिश होती है तो तरपाल तुम खींचते हो। और वो लेबर होती है। तो तुम स्कोर बोर्ड के ऊपर नंबर बदलते हो। और वो भी लेबर होती है। मैं स्कोर बोर्ड का अफसर नहीं हूँ, क्रिकेट बोर्ड का अफसर हूँ। जिस वेले बैट्समैन इंज करदा ना ते बाहरों पानी दी बोतल लेके आंदा। तुम क्रिकेट बोर्ड के अफसर लगे हुए हो, इसीलिए बोर्ड का सत्यानाश हुआ हुआ। बैठ जाओ, झगड़ा हो जाएगा, बैठ जाओ। वो गाना सुना हुआ है? कौन सा? तेनू कोड़ी किन्ने चाड़िया पूतनी से। बैठ जाओ। फीके, ये सचमुच के अफसर हैं। इम्तिहान दिया है फिर अफसर लगे। एग्जैक्टली। सचमुच के तो इंसान नहीं लगते, अफसर कहाँ से लगते? ओ यार चुप करके बैठ जाओ, क्यों झगड़ा करवाओगे यार? झगड़ा तो उस वक्त होना है जब वो चाचे नू पता लगना है तो 8,000 आ रहा है। कहते हैं मैं अबे को कह दूंगा कि मोटरसाइकिल वाले खो के ले गए। तो मैं क्या फिर अब्बा कहेगा चलो थाने। फीके, तुमसे भी ये मैच पर तो पैसे नहीं लगवाता रहा है? मुझसे हदाड़ लेता है। कहते हैं 500 दे दो, 200 दे दो। मैं क्या तुम भी तो फैक्ट्री में काम करते हो, मैं क्यों दूं? तो कहता यार तेनू पता है मेरा 8,000 जाया हो गया, तू मेरा यार है। मैं कहा मैं तेरा यार हाँ, मैं जुए दा यार नहीं। सही कहा तुमने। वाह वाह वाह। मेरा अब्बू कहता है कि
जुआ गुनाह भी है तो घर की बर्बादी भी है। बिल्कुल सही कहते हैं, इंसान तबाह हो जाता है जो जुए की लत में पड़ता है। हाँ, मेरे चाचू का पुत्र था ना उधर रहता, वो बेचारा सारा उसका गाड़ वेक गया था। वो भी जुआ खेलता था। बहुत बुरी लत है यार जुए की। फिर उसकी जो बेगम थी ना बाजी अमतल, और तलाक लेके तोड़ गई। ताकि मैंने जुआड़ी दे नाल रहना, बर्बाद हो गई है मेरी जिंदगी। ठीक है, तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है, फिर भी तुम्हारे हालात अच्छे नहीं होते। मैं ये सोचता रहता हूँ। और सर जी सोच तो इसकी अच्छी है, मगर हालात इसके इसलिए अच्छे नहीं होते, ये सोचता बाद में है। होड़ पहले सोच सोच के ते गंजा हो जावा, बाद चो फिर विगा ला के फिर दाड़वा। अब पागला, मैं गंजा नहीं हूँ, मेरा ये हेयर स्टाइल है। तुम वहीद मुराद से मुतासर हो। हाँ जी, ये वही मुराद से मुतासर है। गांव में फैमिली इसकी सलाब से मुतासर है। ओ फीका से आओ, फीका से। बहुत मजा आया मुझे। ये मोटा हमारे महल्ले आया था एक ब्याह पे। अच्छा। गरम देग चो मोटी लब दिया, अपना हाथ छाड़ लिया। फिर मलक साहब ने इसको बड़नाल लगाई दी। फिर घर जाते हुए इसने अखबार से साड़ी बड़नाल साफ कर दी। कहता मेरे मल्लेदार बड़नाल लगी वेख के कहने ले आज फिर मोटी लंबी हूँ। ठीक है, खैर है, आज तो बड़े खुश हो, बड़े चौके छक्के लगा रहे हो। मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं इसकी बातों में नहीं आया। ये मुझे भी कहता था उस दिन, मुझे 12,000 मिला था। अच्छा। 15 दिन का। तो ये कहता है मैं 8,000 लाने लगा, तू 12,000 ला ले। तो शफीक फोरमैन कहता है कि 10 गुना मिल जाएगा। ते तेनू ते 1.25 लाख रुपया लब जाने। मैं कहा भावे 10 लाख लबे, मैं जुए ते लाख दी लानत भेजना। बहुत अच्छी बात। फीके, लालच बुरी बला है। ये छाने ने लालच की है ना, इसके 8,000 रुपए डूबे। मैंने भी इसको कहा था, मैंने कहा लालच ना करो, सियाने कहते हैं कि लालच बुरी बला है। कहता कोई गल नहीं, हसबे हाले च भी ते बला वेख के आनी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मैंने एक दफा एक पीटीवी अवार्ड शो में कहा था जी कि चौधरी शहजाद साहब अगर सिंगिंग शुरू कर दें तो सुपर हिट हो। क्योंकि इस दौर में सुपर हिट वही गुलकार हो रहा है जिसके गाने की समझ ना आए। आज हस्बे डाक में क्या है हमारे पास जिया साहबा? सर, आज हस्बे डाक में सबसे पहली मेल हमें आई है कराची से और की है मोहम्मद जुनेद हारून ने। अच्छा। और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। कहते हैं कि मेरे फेवरेट अजीजी साहब को अलग से खसूसी सलाम। वालेकुम सलाम। कह रहे हैं कि हस्बे हाल की तर्ज पर बनाए गए प्रोग्राम्स में बहुत सारे चैनल्स ने ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, लेकिन मुझे हस्बे हाल वाली बात कहीं नजर नहीं आती है। बहुत शुक्रिया आपका। और एक और बात कह रहे हैं कि गोगा जी मजाक अपनी जगह, लेकिन प्लीज अपनी स्मार्टनेस का राज तो बता दें। मैं समझ रहा था कुछ संजीदा आदमी, ये तो मजाया निकल आए। बात ये है कि ना कभी ये सोचा है कि ये हस्बे हाल की तर्ज के कोई और प्रोग्राम है। हाँ जी। ना कभी ये सोचा है कि ये बड़ा मुनफरद है। कई दफा मैं शो में भी बता चुका हूँ कि हमसे पहले असातिज़ा शुएब हाशमी साहब जैसे मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, बहुत बड़े आदमी, ऐसे लेजेंड, उन्होंने ये प्रोग्राम किया हुआ है इस तर्ज का। बल्कि इस तर्ज का भी कहना मैं समझता हूँ गलत है। उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़ी सोच थी। फिर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब, चौधरी सुल्तान बेग साहब, जो निज़ामुद्दीन के नाम से रेडियो पे बैठते थे, जी जी। वो इसी तर्ज का प्रोग्राम करते थे। सो
कभी ऐसा कभी भी नहीं सोचा। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप बड़े प्यारे हैं। आपने जाहिर है जज्बाती अंदाज में तारीफ की है। बिल्कुल, आपकी मेहरबानी, रब भी रब है। बेशक जी। और सर एक और बात है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी ट्रैवलिंग के दौरान घर में या रिलेटिव्स में मुझे अक्सर बुजुर्ग मिलते हैं तो वो कहते हैं कि अब हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं होता हमारे पास बैठने के लिए, तो हस्बे हाल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको देख के हमें लगता है कि हम अपनी फैमिली के साथ मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। अल्लाह पाक रहमत करे। जी अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा गोल पेस्ट्री जैसा ऐसे ही मुझे महसूस हुआ है, तो बेटा मैंने। चलिए सर, थैंक यू सो मच। अगली मैं मेल सुनाती हूँ आपको जो की है लुबना एजाज ने, और कह रही है अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब। वालेकुम सलाम जी लुबना बेटे। कहती है कि मुझे जुल्फी और गोगे पर बनाई गई आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, आपने इन दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। वाह, बस दुआ करें बहना घर भी बन जाए कॉम्बिनेशन के साथ घर भी बन जाए। घर तो बनता है पैसे बचाने से। ते गोगा जी तुसी जिन्ने पैसे बचे भी होन तुसी उन्हां दा भी गोश्त लैन। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ ਉਹ ਵਾਰਡ वाले ले जाते हैं। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज किया है अहमद नवीद ने और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। कहते हैं फरीद साहब आपने क्रिकेटर्स की तनख्वाहों वाला सेगमेंट करके बहुत अच्छे मौजू पर बात छेड़ी है। मेरी राय में तो खिलाड़ियों को हारने वाले मैच की फीस नहीं मिलनी चाहिए। देखो बात ये है कि किसी जगह पे कोई छोटा सा भी सुराख हो ना जी, तो ये नहीं होता कि कश्ती तो बहुत बड़ी है ये नहीं डूबेगी। उसके डूबने में थोड़ी देर लग सकती है, डूब हो जाती है जब तक उस छोटे से सुराख को भी बंद ना किया जाए। मैं तो इतना अवेयर नहीं क्रिकेट के हवाले से, ये गौरी हमारा चूंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, बाकी भी सारे, ये नवाज बड़ा इंटरेस्ट लेता है, सारे ये जब बातें करते हैं ना तो मैं ऐसे फील कर रहा होता हूँ, अपनी ऑब्जर्वेशन मेरी ये होती है कि बहुत से सुराख हैं इस बेड़े में, क्रिकेट के बेड़े में अब बहुत से सुराख हैं। कभी ये सिलेक्शनों के रोने रो रहे होते हैं, कभी ये फिर टीम की यूनिटी का रोना रो रहे होते हैं कि यूनिटी नहीं है, फिर कभी ये कैप्टनशिप की लालच का रोना रो रहे होते हैं। सो बहुत सारे सुराख हैं, तो वो इसको तो अब अल्लाह ही है ठीक करे, क्योंकि इससे ज्यादा अहम हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खराब हो चुकी हैं। सही बात है अजीज जी, और लोगों की तवक्कुआत होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है अपनी टीम के हवाले से, वो टीवी स्क्रीन्स के आगे बैठते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और यही वजह है कि जब टीम कारकर्दगी नहीं दिखाती है तो उन्हें भी तकलीफ पहुंचती है। हाँ जी, ऐसी वैसी तकलीफ, कई बंदे बेचारे 2-2 3-3 दिन रोटी नहीं खाते गोगा काट के। फरीद साहब गोगे का तो स्लोगन यही है, अच्छा तुम हारो या जीतो मुझे भूख लगी है। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज किया है राजीव जोहरी ने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। जी वालेकुम सलाम। कहते हैं अजीजी साहब आप प्रोग्राम में अक्सर एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इंसानियत। अगर सिर्फ ये एक लफ्ज दुनिया को समझ आ जाए तो दुनिया में अमन और सुकून हो जाए। वाह जी वाह, बहुत प्यारी बात की। हाँ जी, अमन सुकून भी हो जाए और इंसान तरक्की करना शुरू हो जाए। बिल्कुल सर, बाखुदा पूरी दुनिया बेहतरीन तरक्की कर जाए अगर हर शख्स को इंसानियत की समझ आए। बिल्कुल ना कोई भुखा सोवे, ना किसी को दुख पहुंचे, ना कोई बेचारा परेशान हो, सबकी तकलीफें खत्म हो जाएं अगर इंसानियत की समझ आ जाए। बिल्कुल। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज आया है कनाडा से और किया है नसरीन मिर्जा ने, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं प्लीज मुझे बताइए कि प्रोग्राम के राइटर्स कौन हैं, या अजीजी साहब खुद इस प्रोग्राम का स्क्रिप्ट लिखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मैं लिखता। देखिए इस प्रोग्राम के सारे ही राइटर होते हैं। हाँ जी, आप यहाँ बैठी होती हो माशाल्लाह, तुमको कुकड़ी तो नहीं है, यार एक पढ़ी लिखी लड़की हो तो तुम देख ही रही होती हो कि सारे ही बेहतरीन अपना अपना मेहनत कर रहे होते हैं और बड़ी बड़ी अच्छी प्रपोजल आ जाती है। बिल्कुल, कभी गोगा, कभी मतलब जुल्फी, कभी गौरी साहब, कभी अपना थैला साहब, कभी फरीद साहब। सो ये सारे एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क में हम ये नहीं देखते कि फलां किसका है फलां किसका है। अच्छा
ये है कि हमारे पास रिसर्चर हैं, हाँ जी, डॉक्टर ताहिर शहीर हैं, हमारे नूरुल अमीन साहब हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं जिनका तुर्की के सिपाही की तरह का मुंह है वो बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह। शान भाई राना साहब बड़े मेहनती आदमी हैं, बड़ी बड़ी अच्छी प्रपोजल देते हैं। तो ये टीम वर्क जब होता है तो फिर ये कहना गलत होता है कि फलां होता तो एनजीओ हो जाता, तो फलां करता है तो एनजीओ ऐसा हो करता जाता है, या फलां जो है वो ये करता है। बिल्कुल नहीं, सब इक्वल मिलकर करते हैं। कंबाइंड एफर्ट्स से। हाँ जी। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज आया है मंडी बहावलदीन से और किया है हीरा मामून ने और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम सलाम बेटे। कहती हैं आजकल शादियों का सीजन अरूज पर है। शादी के मौका पर लोग खुशी मनाते हैं लेकिन इसका इजहार करने के लिए अजीबो गरीब हरकतें करते हैं। आजकल ये शादी में मोबाइल लुटाने वाला रिवाज आम हो रहा है जिससे मिडिल क्लास और गरीब दोनों के एहसास महरूमी में इजाफा हो रहा है। खुदारा इस मौजू पर बात करें। ये कहाँ मोबाइल लुटाए जाते हैं? सर मैंने देखा है अक्सर तो पाउंड्स और डॉलर्स और कुछ बहुत कुछ कर रहे होते हैं। ये मोबाइल वाला भी है सर। सियालकोट में ऐसी बड़ी शादियां हुई हैं हाँ जहाँ पे वो डॉलर फेंके गए हैं, मोबाइल फेंके गए हैं, कीमती घड़ियां फेंकी गई। यार इस तरह का कोई सियालकोट का शादी कार्ड मुझे तो पहुंचाओ। उसके लिए कार्ड की जरूरत नहीं, वो तो लूटने वाले होते हैं। तो फिर मुझे डेट ही बता छोड़ना, मैं वहां से मोबाइल लौट के तो फिर आके इधर इसके खिलाफ बोलूंगा। यार हम भूल जाते हैं छोटी छोटी चीजें। बड़ी खूबसूरत वो बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के खाना पकाते हुए ख्याल रखो कि उसकी खुशबू जो है वो साथ वालों के घर तक ना जाए। तो ये पूरी जिंदगी में आप हर जगह पे ये वाला कुलिया जो है ये लागू कर सकते हैं। जब आप दौलत लुटा रहे हैं या इस तरह की अय्याशी है, अय्याशी में आता है ना जी, बिल्कुल। जब आप खुश होते हैं तो फिर अय्याशी करना चाहते हैं, नुमाइश है अजीज। हाँ, तो वो इस तरह के काम करते हुए, दौलत लुटाते हुए या अपना शो ऑफ करते हुए ये जहन में रखें कि साथ आपके बहुत से ऐसे लोग हैं जो 3 वक्त का खाना 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। वो बेशक उनके हथे मोबाइल चढ़ भी जाए मगर उनके ज़हन में ये फंस जाएगा कि यार ये इनके पास इतनी दौलत है कि ये मोबाइल लुटा रहे हैं और डॉलर लुटा रहे हैं और मेरे पास बच्चों की रोटी के लिए पैसे। तकलीफ बिल्कुल दिल को ये पहुंचती है इर्द गिर्द के लोगों को। और दूसरे लोगों को भी मैं कहूँगा जिनके पास नहीं ऐसा करने को, वो भी ये ज़हन में रखें कि कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह ताला की तकसीम ऐसे ही है, कोई ऐसी बात नहीं। आप जिसके पास ज्यादा है उसको दे के तो दिल ना जलाएं और जिसके पास नहीं है उसका तमस्खर ना उड़ाएं। बिल्कुल ज़हन में रखें कि अल्लाह पाक की ये तकसीम है। हाँ जी, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अगली मेल हमें आई है रावलपिंडी से और की है अरसलान मंजूर ने और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कह रहे हैं फरीद साहब चौधरी शुजात के इंटरव्यू में उनकी आवाज तो आती है लेकिन मुंह हिलता दिखाई नहीं देता, इसकी क्या वजह है? वो बेचारे क्या कहें। बात ये है कि चौधरी साहब जरा एहतियात से बोलते हैं। उसके जब एहतियात से मतलब बोल रहा हो तो फिर उसका मुंह जरा कम मिलता है। वैसे सवाल उनको ये पूछना चाहिए था कि आप समझ कैसे जाते हैं। मैंने एक दफा एक पीटीवी अवार्ड शो में कहा था जी कि चौधरी शुजात साहब अगर सिंगिंग शुरू कर दें तो सुपर हिट हो। क्योंकि इस दौर में सुपर हिट वही गुलकार हो रहा है जिसके गाने की समझ ना आए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मारूफ कलमकार तारिक बलोच सराई लिखते हैं कि अगर आपके पास अल्फाज हैं और ज़र्फ नहीं तो आप आलिम नहीं हैं, आप सिर्फ निसाब फरोश हैं। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।